अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ट्वीट करने से बाज नहीं आते। वो ट्वीट करते हैं, यहाँ पे सबको परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इस ट्वीट के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल आप समझे सीधे फायर खोले, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान मार्शल लॉ के अंडर भी नहीं है, पाकिस्तान आसिम लॉ के अंडर है। यानी कि उन्होंने कहा कि जी एक होती है जमहूरियत और उसका कानून, एक होता है मार्शल लॉ और एक उससे ऊपर वाली चीज़ है आसिम लॉ। इसका मतलब है कि वन मैन शो है। उनका कोर्ट पैकिंग, कोर्ट्स को टेक ओवर करना, हर चीज़ कंट्रोल करना अब इस रियासत के इख्तियार में। और इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा बाकायदा टारगेट किया एक बंदे को, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूट करने का टॉर्चर जो मेरे ऊपर हो रहा है। उस पुलिस अफसर की तस्वीरें हर जगह गर्दिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस पे जितनी लान थान की जा सके वो कम है। इन रियलिटी अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके प्रेशर में कर रहे हैं, ख्वाहिश से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कभी पता नहीं चलेंगी। लेकिन शायद अब जेल के अंदर सूरत हाल इतनी बुरी कर दी गई है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा उस बंदे का नाम ले लिया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है कि ना उस बंदे की फ़ैमिली को कोई नुकसान पहुँचाया जाए, ना लान थान की जाए, ना उसको शेम किया जाए। वो बंदा जो भी कर रहा है, इस निज़ाम में जो भी हो रहा है, उसमें कितनी रजामंदी है सबकी, वी डोंट नो। बहुत सारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे शरीफ लोगों ने पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किए थे ऑर्डर्स। लेकिन इंसान की क्या मजबूरियाँ होती हैं आपको पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर समझ आती है कि अब प्रेशर जेल के अंदर बहुत सारा बन गया। इमरान खान साहब ने फिर ताकीद की कि 5 की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मोमेंटम बनाया जाए। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ईसीपी ने कर दिया है मुल्क के साथ, सिस्टम के साथ, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया उसने कर दिया सिस्टम के साथ, ये शायद इररिकवरेबल है। लेकिन इसको आप ज़रूर कंडेम करें, कंटेस्ट करें। इसी मूव के साथ साथ अली मीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी केपीके के अंदर। पूरी की पूरी अपोजिशन उस पर नहीं आई थी। ये वही अपोजिशन है जिनके साथ मिली भगत करके इन्होंने सेनेट का इलेक्शन ये चंद दिन पहले करवाया, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आए। और जब अली मीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू की तो हमें समझ आ गया कि क्यों नहीं अपोजिशन इसके अंदर शामिल हुई। अली मीन गंडापुर ने क्लियरली कहा कि केपी की पुलिस दहशतगर्द पकड़ती है, उनको प्रोसिक्यूट करती है, तो एमआई और आईएसआई आके उनको छुड़वा देती है। ये क्या है कि ये गुड तालिबान है। और अली मीन ने कहा कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का अब कोई फ़र्क नहीं है। जो हमारे इंटेलिजेंस और मिलिट्री के इदारे हैं वो बॉर्डरों का दिफा करें, केपी की पुलिस ये संभाल लेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ड्रोन स्ट्राइक्स हम हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे केपी में होना। अब इस खबर को लेके दायरा मीडिया ने तबसरा करना शुरू कर दिया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी तबसरा किया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा कि हम हर वो चीज़ करेंगे दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो हमें ठीक लगेगी। अब ड्रोन स्ट्राइक्स के इशू के ऊपर आपको ये समझना होगा कि उनका जो कोलैटरल डैमेज है बहुत ग्रेट है। एक्चुअली टेररिज्म को रूट आउट करने के लिए किसी भी किस्म का मिलिट्री वॉरफेयर किया जाए तो उसमें कोलैटरल डैमेज होता है। रिसेंटली जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, एक वॉलीबॉल के मैच के ऊपर 22 लोग ज़ख्मी हैं, एक के अंदर एक औरत और बच्चे शहीद कर दिए गए थे। तो जो नफ़रत लोगों के दिल में पैदा होती है रियासत के ख़िलाफ़, स्पेशली जो इमीडिएट हुक्मरान रियासत होती है प्रोविंस के अंदर और फिर फेडरल रियासत होती है, वो शायद अब अली मीन साहब से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, विच मेक सेंस। अली मीन साहब कह रहे हैं कि इक्विप्ड है केपी पुलिस इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, फेडरल इसमें ना इंटरफेयर करे और अगर गुड और बैड तालिबान का तफरीक छोड़ देंगे तो काम आसान हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारा तबसरा शुरू हो गया कि जनाब डेरा इस्माइल खान में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो बाकायदा भत्ता देता है तालिबान को ऑपरेट करने के लिए। यानी ये मोहसिन नकवी साहब अलेज कर रहे थे कि शायद अली मीन गंडापुर या डेरा इस्माइल खान में कोई और पीटीआई का पॉलिटिशियन है जो कहूट्स में है, यानी कि इन बेड विद तालिबान है। इसके ऊपर मोहसिन दावड़ साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई ने तालिबान को रीपॉपुलेट किया था केपीके के अंदर। इन दोनों बातों को थोड़ा सा समझते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ बाजवा डॉक्ट्रिन थी ऑफ गुड एंड बैड तालिबान। एक्चुअली गुड एंड बैड तालिबान की डॉक्ट्रिन पाकिस्तान में काफ़ी देर से है। ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि हम कभी टीटीपी को इस्तेमाल करते थे, कभी डायरेक्ट तालिबान को इस्तेमाल करते थे अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड कर लिया कि जनाब हम ये नहीं करेंगे। किसी भी सियासी जमात की ये हैसियत ही नहीं है कि इस लेवल का ये डिसीजन लें। तो मोहसिन दावड़ साहब का ये क्लेम कि ये पीटीआई का डिसीजन था एक्चुअली इनकरेक्ट है। ये डिसीजन हमेशा आपकी डीप स्टेट मिलिट्री एपरेटस का होता है।
अगर मोहसिन दावड़ साहब को एक नेशनल असम्बली के टेन्योर के बाद और कई जुल्म बर्दाश्त करने के बाद आज भी ये लगता है कि पीटीआई के ये इख्तियार में था, तो फिर वो पाकिस्तान की सियासत शायद नहीं समझे, या अगर वो समझे हैं और वो दानिस्ता तौर पे ये बात छुपा रहे हैं तो फिर शायद इसमें उन्हीं की कोई हिकमत है, हमें समझ नहीं आती। बाकी हमारे दिमाग में तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इश्यूज़ हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाए हैं, संभाले हैं और चलाए हैं। जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती थी वो चुप करके साथ सर नॉड करते रहते थे। तो अगर गुड और बैड तालिबान की तफरीक की जा रही है पाकिस्तान में, तो वो भी डायरेक्टिव किसी की तरफ से आ रहा है, और अली अमीन गंडापुर ने डायरेक्टली इल्ज़ाम MI और ISI के ऊपर लगाया है। मोहसिन नकवी साहब करंटली अंडर फायर हैं 2023 और 24 के फिस्कल ईयर के ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ये कौन करवा रहा है? हमने इशारतन आपको बताया था कि शायद नून लीग का मोहसिन नकवी पे अपना गुस्सा और नज़ला पुराना निकाल रही है कि तुम एक मजबूरन हमें फेट कंपनी बंदे मिले हुए जिसको हमने गवर्नमेंट में रखना है, हालांकि शायद हम तुम्हें नहीं चाहते। तो मोहसिन नकवी साहब ने आग बगोला हो गया अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर साहब देखते हैं उनको क्या जवाब देते हैं। रियलिटी ये है कि मोहसिन नकवी साहब एक नॉन इलेक्टेड बंदे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को संभाल रहे हैं, यानी कि टेररिज्म को संभालना डायरेक्टली उनके अंडर आता है। और उसमें अगर हम पिछले 1 साल के स्टैट्स देखें तो बहुत ही पोर परफॉर्मेंस है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा पीक पे चली गई है। रोज़ आपको हमलों की रिपोर्टें हम भी बता रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा होता है। अभी एक रिपोर्ट पूरी नहीं होती तो अगला हमला हो चुका होता है, और उसकी बुनियादी वजह ये समझ आती है कि लोकल पॉपुलेशन अब आपके साथ उस तरह रजामंद नहीं है किसी भी ऑपरेशन के अंदर शामिल होने के लिए, और जब आप ड्रोन स्ट्राइक करते हैं तो वो मामला और बिगड़ जाता है। इसी सारे टेन्योर के दौरान अली अमीन गंडापुर का अरेस्ट वारंट दोबारा इशू किया गया, लिकर इलीगल आर्म्स का, अपोजिशन मेंबर्स के लीडर्स को किसी को ATC में बेलेबल पर्चा दर्ज कर दिया गया। जो पंजाब के अंदर हैं उनका सेशन कोर्ट में डिसीजन आ गया उनके ख़िलाफ़, वो फिर हाई कोर्ट में चले गए। ये सारा का सारा माहौल बनाया जा रहा है, एक नूस टाइट किया जा रहा है नवंबर वाले एहतजाज का, ताकि जो अभी 5 को एहतजाज प्लान है वो ना हो सके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ट्विटर पे होगी, हमने कहा आपको मेंशन कर देते हैं उसकी रिडिकुलसनेस। नून लीग के सपोर्टर्स एक ट्रेंड चला रहे हैं कि जो सुलेमान और कासिम इमरान खान साहब के बेटे हैं वो लंच कर रहे हैं किसी के साथ अमेरिका के अंदर, तो जो उनकी प्लेट के सामने चीज़ पड़ी हुई है वो सूअर है, ये सूअर का गोश्त खा रहे हैं, हैशटैग से नो टू खंजीर। मेरा नहीं ख्याल हमें ये स्टूपिड गेम खेलनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम को इस गेम में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। कोई भी सियासतदान जब ये हरकतें शुरू कर देता है तो आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास मवाद नहीं रह गया, वो अब टोटली ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज कर रहे हैं। क्योंकि वो खंजीर खाते हैं कि नहीं, कोई सियासतदान शराब पीता है कि नहीं, किसी सियासतदान ने मिस्ट्रेस रखी हुई है कि नहीं, मेरा ख्याल है इस असूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो कोई बचेगा नहीं, ये सब फारग हो जाते हैं। तो ये एक नॉनसेंस चीज़ है। दूसरा, अभी वो बच्चे यहाँ आए नहीं हैं तो नून लीग को परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि नून लीग रिकग्नाइज़ करती है कि जब वो बच्चे यहाँ पे आएंगे, अगर वो आते हैं तो उनके साथ एक मोमेंटम ज़रूर गेन होगा, और यही वो मोमेंटम है जो शायद उनको चाहिए होगा, क्योंकि PTI अपने आप को कैनिबलाइज करने में बड़ी इफेक्टिव हो चुकी है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। आदिल राजा साहब आग भगोले हुए हैं इमरान रियाज खान पे। आदिल राजा मशहूर भगोड़े जो इस वक्त मुल्क से बाहर रह के अजीब अजीब बयान जारी कर देते हैं, वो इमरान रियाज खान जो एक सहाफ़ी है उन पे आग भगोले हुए हैं कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था जब तुम हिरासत में थे ISI की, तो मेरा मुकदमा चल रहा है लंदन में, तुम इंग्लैंड में हो, तो तुम मुकदमे में शामिल क्यों नहीं हुए? तुम आके भी गवाहियाँ दो, जिस तरह बैरिस्टर शहजाद ने दिए हैं, मिसबाई साहब ने दिए हैं, एक और सहाफ़ी उनका नाम मुझे भूल रहा है, उन्होंने आके दिए हैं।
तुम भी शामिल होते। इस पर इमरान रियाज खान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इमरान रियाज खान ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि इनिशियली मुझे दावत दी गई थी अमेरिका उस जगह पे बात करने के लिए जहाँ पे जुल्फी बुखारी रिसेंटली बोला था अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान। पहले पीटीआई ने मुझे दावत दी, उसके बाद पीटीआई ने मेरे से रब्ता ही छोड़ दिया और जुल्फी बुखारी साहब वहाँ चले गए। पीटीआई के अंदर एक पूरी टसल है कि किसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए। हर कोई उस लाइमलाइट के लिए मरा जा रहा है कि मेरा नाम पहले आ जाए, मैं जाके कोई चीज़ परफॉर्म कर दूँ, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि इस लाइमलाइट में आने से वो कुछ गेन कर लेंगे पॉलिटिकली, ओहदा वाइज पार्टी के अंदर। क्योंकि जो वाहिद काम इमरान खान ने दिया उनको करने को, वो कोई करने को तैयार नहीं है कि एहतजाज की तैयारी करो। बाकी सारे दुनिया जहां काम सारे करने को तैयार है। कहीं पे जाके बात करनी है, तकरीर करनी है, टीवी पे आना है, पॉडकास्ट पे आना है, सब इसके लिए रेडी हैं। लेकिन जो काम इमरान खान ने दिया कि जनाब आपने एहतजाज करना, उसके लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि वो काम मुश्किल है। इसमें कोई शक दो राय किसी को रहनी नहीं चाहिए। अभी शाहिद महमूद कुरैशी साहब बाहर आए नहीं है। अभी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद वो बाहर आ जाए, तो सुमाक रजा कहते हैं कि अभी बहुत अर्ली है कि मैं आपको बता सकूं कि वो आके पीटीआई की लीडरशिप संभालेंगे कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना घबराहट का एलिमेंट। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि हैरान कौन बात है कि पूरे का पूरा मीडिया, पूरे का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई रिपोर्टिंग के ऊपर लगा हुआ है। मसलन कि वो डोमिनेट करते हैं न्यूज़ वेव को। बाकी जितने सियासतदान हैं, जो मुल्क में हो रहा है मैटर ही नहीं करता। कैसे आपको इस वक्त कहीं मेन स्ट्रीम पे बाकायदा खबरें, बहसें इस चीज़ की नहीं मिलेगी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है आईजी पंजाब को तलब करके कि जनाबे वाला डेली की बुनियाद पे 50 एप्लीकेशनें सीसीडी के ख़िलाफ़ आ रही हैं, तो आप काइंडली रिपोर्ट बनाएं एनकाउंटर्स में हो क्या रहा है। आप ये तसव्वुर करें कि डेली की बुनियाद पे 50 एप्लीकेशनें एक अदारे के पास आ रही हैं जो बता रहा है कि सरकार का एक और अदारा बंदे मार रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली इनकाउंटर के नाम के ऊपर। ये लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस है। और उस पे सोने पे सुहागा लाहौर शहर के अंदर मुकदमा रजिस्टर होता है कि 3 पुलिस अफसर ने 2 सिटीजन्स को सर्च किया, अबडक्ट किया और कहा कि हम सीसीडी से हैं, और फिर उनको धमकाया कि हम तुम्हें मार देंगे पुलिस इनकाउंटर में, हमें 6,75,000 रुपये दो। ये लाहौर शहर में हो रहा है, रायवंड वाले इलाके में हुआ था। यानी कि जो हमने आपको पेशन गोई आज से 1 हफ्ता पहले की थी वो सच हो गई है कि ये लोग आपसे भत्ता भी लेंगे। यानी कि देखें, आबिद बॉक्सर का टेन्योर जो 90s का था ना, उसको भी 2-3 साल लगे थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए कि या वो भत्ता मांग लें या बंदे मार दें किसी के कहने के ऊपर पैसे लेके। सीसीडी ने चंद महीने में आपको ये काम परफॉर्म करके दिए और पुलिस वालों ने इसका फ़ायदा उठाया। उसकी वजह क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। पुलिस करप्ट थी पहले भी, इसमें कोई शक दो राय नहीं, और पुलिस में ईमानदार अफसर भी होते हैं, इसमें शक दो राय कोई नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद जब पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि जनाब बंदे इकट्ठे करो, जेलों में डालो, तब पुलिस ने जो पैसा कमाया वो एस्ट्रोनॉमिकल था। जिस किसी पे कोई तकलीफ थी, किसी से भत्ता लेना था, ओ यार आपका तो 9 मई में लिस्ट में नाम आ गया, ओ यार आपका तो मोबाइल आ गया उस डाटा के अंदर, पैसे दे दो। जिन बंदों का तल्लक भी नहीं था उससे, वो बेचारे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख अपनी हैसियत के मुताबिक दे के जा रहे थे। वो खून लग जाता है। आपको याद होगा कि ट्रैफिक पुलिस अलहदा तश्कील दी गई थी। क्यों? जो हमारी रेगुलर पुलिस ट्रैफिक का काम कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस पंजाब बनने से पहले, उनको इतनी आदत हो गई थी गलत चलान और रिश्तों लेने की कि एक्चुअली डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि इसको रीवैम्प करने के बजाय अलहदा डिपार्टमेंट बनाओ। और उसका एक्चुअल फ़ायदा हुआ। आपने ट्रैफिक पुलिस की भर्ती का म्यार बेहतर किया, एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर किया, नए लोग दाखिल किए, इनको ट्रेन किया। तो आज लाहौर के अंदर ट्रैफिक पुलिस को हम उस तरह नेगेटिवली नहीं देखते। वो चलान काटते हैं, लोगों को चलान पे करने पड़ते हैं, बीच में कुछ केसेस होते होंगे रिश्वत के, लेकिन आपकी पुलिस को जब एक आदत लग जाती है गंदी, तो फिर उसको क्रैकडाउन करना मुश्किल होता है। तो अगर पंजाब पुलिस को या किसी पुलिस इदारे को ये आदत लग गई है यार कि हमने लोगों को उठा के पैसे कमाने हैं, तो फिर तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे और उसकी पहली निशानी हमें मिल गई है। बाकी सीसीडी कितनी इफेक्टिव है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम स्टैट्स आपको बता देंगे। लाहौर शहर ज़्यादा इनसिक्योर हो गया। मैं को छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी घर वाले से पूछें जो एक्सपो सेंटर के आगे पीछे रहता है कि वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग कितनी होती है। हर किसी के पास वकूआ है। पूरा लाहौर शहर एक तरफ है, एक्सपो सेंटर लाहौर के आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनको ऐसे लगता है वो कराची में रह रहे हैं कि हर किसी का मोबाइल स्नैच हो रहा है।
और अगर इस ज़रिए से क्राइम कंट्रोल भी होता है तो वो दहशत से कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही आप दहशत का म्यार कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, क्राइम दोबारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्राइम की बुनियादी वजह है लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो तो करेक्ट हो नहीं रहा। तो या तो आप इनडिस्क्रिमिनेटली बंदे मारते रहें अनटिल टाइम एंड्स, दुनिया ख़त्म होती है, ताकि आप क्राइम कंट्रोल कर सकें, या आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया नहीं जाता। इंटरनेशनल न्यूज़ पे एक बड़ी ज़रूरी खबर है, हमने कहा आपको बताएं। फ्रांस ने फ़लस्तीन के स्टेट को रिकगनाइज़ करने का फ़ैसला बना लिया है 67 के 2 स्टेट सोल्यूशन के मुताबिक। ये इसने कम्प्लीटली जो पैराडाइम है यूरोप का वो शिफ्ट किया है। फ्रांस के बाद और यूरोपियन ममालिक लग रहा है कि फॉलो सूट करेंगे ये करने के लिए। इसराइल इसको टर्म कर रहा है गिविंग इन टू हमास प्रोपेगेंडा। मार्को रूबियो ने कहा है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना स्टेप है फ्रांस की तरफ से। और अब आपको समझाते हैं ये हो क्यों रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की जंग शुरू की, यूक्रेन का साथ दिया, फिर यूक्रेन को बीच चुराए छोड़ दिया। पूरे यूरोप को उन्होंने वनरेबल कर दिया। यूरोप ने वो जंग टेक ओवर की। टेक ओवर करने के बाद यूरोप ने ये रियलाइज़ किया कि हम अमेरिका पे बहुत रिलायंट हैं, थोड़ा सा अब हम अपने मसल्स फ्लेक्स करें। मुद्दा मिला उनको इसराइल फ़लस्तीन का, वन ऑफ द मेनी मुद्दे जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं। और इसराइल फ़लस्तीन में उन्होंने एक्चुअली ऑपोजिट पोजीशन ली अदर देन जो यूएस ने ली हुई थी। इस बात के ऊपर यूएस ने कहा कि हम जो है यूएन का कमेटी, जो यूएन की सेशन होगा इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर, उसको बॉयकॉट भी करेंगे। बड़े उन्होंने सख्त बयानात भी दे दिए। सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली वेलकम किया हिस्टोरिक डिसीजन फ्रांस का फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ करने का। लेकिन इससे सिर्फ एक चीज़ साबित हुई कि मामला भी और पखेगा। ज़ाहिर है अमेरिका ये नाफरमानी इस तरह बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका नज़ला किसी न किसी मुल्क पे गिरेगा। क्योंकि जो टॉक्स हो रही थी हमास की और गज़ा के लोगों की इसराइल की स्टेट के साथ, अमेरिका मीडिएट करवा रहा था, उसमें इजिप्ट और कतर भी था, वो ब्रेक डाउन कर गई हैं। अब अमेरिका की ओहदेदारान की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि जनाब हमास सीरियस ही नहीं है नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई मेजर प्लान सामने नहीं है कि हमास ने ऑफ़र क्या किए थे नेगोशिएशन के अंदर, या बात क्या होती सीज़ फायर की। तो आप देख रहे हैं सीज़ फायर यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है, वहाँ से फ्रांस रिकगनाइज़ कर रहा है। अगेन जियो पॉलिटिक्स एट इट्स वर्स्ट, कि अपने अपने मफाद के लिए एक दूसरे प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप इनोसेंट लोगों की जान वनरेबल कर देते हो। फ्रांस बिल्कुल रिकगनाइज़ करने जा रहा है फ़लस्तीन को, लेकिन क्या वहाँ पे स्टारवेशन ख़त्म हो जाएगी? क्या वहाँ जंगबंदी हो जाएगी? नहीं। और अगर क्या कहते हैं जब तक अमेरिका को नहीं मजबूर किया जाता और इसराइल को मजबूर नहीं किया जाता तो वहाँ जंग बंद होने का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका की रियासत इस वक्त बिल्कुल एक आप समझें 1 पॉइंट एजेंडा पे, कि जो ट्रंप की अकल में बात दाखिल हो वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो। ट्रंप ने दोबारा बयान रीटरेट किया, जिसके बाद इंडिया को काफ़ी धचका लगा है कि जनाब उन्होंने वार्निंग दी एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट को और गूगल को कि आपने मज़ीद इंडियंस नहीं हायर करने। इंडिया की जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, जो मैन पावर एक्सपोर्ट करते थे, कि वो इन हाई एंड आईटी टेक फर्म से बंदे भेजते थे, जॉक दर जॉक जाते थे, और फिर इसके ऊपर वो फ़ख्र नाज और प्रोपेगेंडा भी करते थे। अमेरिका ने कहा नो, एब्सोल्युटली नॉट, और उन्होंने इस अमल को बंद कर दिया है। वो पर्टिकुलर वीज़ा फॉर्म्स वो इशू करने से मना कर रहे हैं ताकि ये 3 कंपनियां वो बंदे हायर ना कर सकें। और एज़ फार एज़ ये 3 कंपनियां गोइंग टू इंडिया इज़ कंसर्न, इसके ऊपर भी उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है। और डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं टैरिफ्स लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। तो इंडिया बेचारों को एक के बाद एक एल मिली जा रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त तो ज़्यादती हो रही है इंडिया के साथ। मसलन दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप हर को हफ्ते बाद इंडिया को नई चपेट मारने का सोच लेता है। तो क्लियरली एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स होते हैं वो टोटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त दे देता, जो उन्होंने हमारे पे जंग मुसल्लत की थी, तो शायद अमेरिका का रवैया इंडिया की तरफ फ़र्क होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने छितर रसीद दी इंडिया को, तो अब अमेरिका जो है वो इंडिया को बास्टर्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा है कि ठीक है तुम शायद मेरी औलाद हो या शायद नहीं हो, मैं तुम्हें उसका रिकगनाइज़ नहीं करता। पाकिस्तान को इसका टोटल फ़ायदा हो रहा है। चाइना भी मोहब्बतें दे रहा है, रशिया भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन समझें तो इमरान खान साहब का मामला जो है वो एक कंक्लूजन की तरफ आ रहा है। उस कंक्लूजन की तरफ आने की वजह से हर जगह आग, यानी जो चूल्हा है वो तेज़ हो ही जा रहा है। अली मीन की स्टेटमेंट देखें, इंटरनल पीटीआई कॉन्फ्लिक्ट देखें, सरकार की परेशानी देखें, और इमरान खान साहब की ट्वीट सख्त होना देखें। इस सब के अंदर मैं कोई बात बताना भूल गया। मुनीफ फारूक साहब ने ये बात ब्रेक की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो बात अंदर करते हैं वो मॉनिटर और रिकॉर्ड होती है। ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के सबसे क्रिटिकल कैदी के ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस रखती है, तो इससे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ था।
होना नहीं चाहिए, गलत है, गैर कानूनी है कि वो अपने वकीलों से मिल रहा है, अपनी बहनों से मिल रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मसलन कि मेरा ख्याल है कि इखलाकियात कोई चीज़ होती हैं, कोई लिमिट होनी चाहिए। हमाद अज़हर की बारी मैं समझता हूँ सरकार का बहुत अच्छा फैसला था कि वो अपने वालिद का जनाजा अटेंड कर लें, अच्छी बात है। कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना मुसलमान और काफरों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़र्क हम ख़त्म करते जा रहे हैं, उससे हमारी कौम भी बेराह हो रही है, बेराह रवी का शिकार हो रही है, लोग एथियज़म की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब हम मुसलमानों की हरकत व सकनात देखते हैं तो हमारा दिल दीन से उठ जाता है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हालांकि कभी भी मुसलमान को देख के इस्लाम को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है, ये हार्श रियलिटी है। और मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान पिछले 70 साल में मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है एथियज़म, सेकुलरिज्म के राइज़ का पाकिस्तान के अंदर। लोगों का दीन से पढ़ने लिखने, दीन के बारे में से दिल उठाने में उनका बड़ा क्रिटिकल रोल है। ये उन्होंने नादानिस्ता तौर पे किया है, जहाँ पे अपनी मनमर्जी करने के लिए उन्होंने लोगों को बाकायदा उन आगों में फेंका है जहाँ से उन लोगों के लवाकिन दीन से दूर हो गए। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी है कुछ नहीं सिवाय इस्लाम। तो जब आप लोगों को उस ज़ुमरे से बाहर निकाल देते हैं तो फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? कोई नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने को तैयार। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो हरकतें ही नहीं हो रही जो इस्लामी तौर पे जायज़ हों। लोगों के टॉर्चर हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोग अगवा हो रहे हैं, लोग एक्स्ट्रा जुडिशली किल हो रहे हैं, दहशतगर्दों को पुष्पनाई दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, सूद का निज़ाम चल रहा है। ये प्रॉब्लम है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।